गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स, और जो कि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं 22 नवंबर 2022 के करंट के बारे में। देखते हैं कि क्या कुछ बड़ा रहा देश में, क्या कुछ बड़ा रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें कल के दिन में हम वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं पहली खबर हमें क्या देखने को मिलती है। पहली खबर हमें देखने को मिलती है कि रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिकल, ठीक है, यूनानी मेडिकल का रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, स्टैब्लिश करने की बात की गई है, उसका इनॉग्रेशन किया गया। अगर हम लोग देखें तो सिलचर असम के अंदर नॉर्थ ईस्ट का ये पहला क्या है आपका यूनानी रिसर्च सेंटर होगा, यूनानी मेडिकल रिसर्च सेंटर होगा, ठीक है, वो हम लोगों ने देखा। इसको अगर हम लोग देखें तो क्या देखने को मिलता है कि ये पहला इंस्टीट्यूट है कहां, यूनानी मेडिसिन का, कहां पर आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम लोग इंडिया के जब मैप को देखते हैं तो हम लोग जब पूरा ईस्टर्न पार्ट में चले जाते हैं तो वहां पे हमको 7 सिस्टर्स स्टेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो उन 7 सिस्टर स्टेट्स को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। तो उसके अंदर जो सिलचर असम है वहां पे हम लोगों ने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है यूनानी मेडिसिन के इंस्टीट्यूट को, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को। अगर हम लोग देखें तो इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट करने के है तो यूनियन आयुष मिनिस्टर जो हैं, जिनका जो कौन है आपका सर्बानंद सोनोवाल साहब जो हैं, उन्होंने क्या किया है आपका इसे इनॉग्रेट किया है। इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट को 3.5 एकड़ की जमीन पे और 48 करोड़ रुपीस की लागत से क्या किया गया है, बनाया गया है। साथ में अगर हम लोग देखें तो हमें और क्या देखने को मिलता है, यूनानी मेडिसिन का या यूनानी पद्धति की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या है आपका एक सेंट्रल एशिया की एक डिजीज क्योरिंग क्या है आपका पद्धति है, एक सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं आपका जिसको यहां पर लेके आए हैं आपका जब मेडिवल इंडिया के अंदर क्या हुआ है, इंडिया के अंदर मुस्लिम इन्वेजन हुआ तो उन्हीं के साथ क्या आई है, ये मुस्लिम एम्पायर के साथ साथ ये आपका पूरा की पूरा पद्धति आई है। ये एक बड़ी ही फेमस क्या है आपका डिजीज क्योर करने के लिए एक पद्धति है। जिस तरह से हम आयुर्वेद देखते हैं उसी तरह आयुर्वेद की तरह एक यूनानी पद्धति भी है जिसको कौन रेगुलेट करता है, आयुष मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, इसके अंतर्गत ये आता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट खबर के बारे में। अगली जो खबर है वो हमें देखने को मिलती है कहां से, वो हमें देखने को मिलती है आपका स्पोर्ट्स के। तो स्पोर्ट्स की अगली खबर अगर हम लोग देखें तो एटीपी फाइनल जो है, ठीक है, एटीपी फाइनल जो है इसके अंदर जो नोवाक जोकोविच है उन्होंने क्या किया है, एक नया रिकॉर्ड क्या किया है, होल्ड किया है। अब वो नया रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो क्या देखा जाए, उन्होंने क्या किया है आपका छठा टाइटल क्या किया है आपका जीता है। अगर हम लोग देखें तो एटीपी फाइनल सिंगल्स टाइटल को उन्होंने छठी बार क्या किया है, जीता है। और अगर इस चीज को देखें तो इस पूरी खबर से हमें पता लगता है कि ये ऐसे दूसरे इंसान बन गए, इन्होंने क्या किया, ऐसे दूसरे इंसान बन गए जिन्होंने 6 बार इसको जीता है। इनके पहले अगर हम लोग देखें तो हमें रोजर फेडरर साहब देखने को मिलता है टेनिस की फील्ड में, जिन्होंने क्या किया है आपका इस टाइटल को 6 बार जीता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो जोकोविच ने किसको हराया है, तो अगर हम लोग देखें तो इस पूरे के पूरे क्लैश के अंदर उन्होंने आपका नॉर्वे के किसका कैस्पर राउट साहब को क्या किया है आपका हराया है। और इसके एवज में इन्हें क्या मिलेगा, $4.7 मिलियन का क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि अगर हम लोग देखें तो एटीपी क्या है, तो ये क्या है, एक एजेंसी है जो कि टेनिस के मेंस कैटेगरी के क्या करते हैं, टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करती है। इट इज एन इंटरनेशनल एजेंसी। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक नया रिकॉर्ड है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि 6 बार क्या किया जा रहा है, एक टाइटल को जीता जा रहा है किसी इंसान के द्वारा। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है कि नाम क्या है इनका, नोवाक जोकोविच नाम है इनका। इसके पहले ये कारनामा और कौन कर चुका है पहले, तो हमने देखा कि रोजर फेडरर जो हैं वो इस कारनामे को और पहले भी कर चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इक्वलिंग किया है, मतलब इस रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड किसके नाम पर रजिस्टर्ड था, रोजर फेडरर के नाम पर रजिस्टर्ड था, उस रिकॉर्ड के क्या आ चुके हैं, ये इक्वल कर चुके हैं, ये हम लोगों ने देखा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमें अगली खबर क्या देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट खबर हमें देखने को मिलती है आपका कहां से, वो हमें देखने को मिलती है मणिपुर से। मणिपुर ने क्या किया है, रिसेंट में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। उस फेस्टिवल का नाम है संगाई फेस्टिवल, ठीक है, इसको इन्होंने स्टार्ट किया है। अब बात आती है संगाई क्या होता है,
तो संगाई क्या है? बेसिकली मणिपुर का एक स्टेट एनिमल है, जिसका पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये एक हिरण और बारहसिंगा टाइप का क्या होता है? एक एनिमल होता है, ठीक है। उस संगाई एनिमल जो कि इनका स्टेट एनिमल है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे के पूरे फेस्टिवल का नाम क्या रखा गया है? आपका क्या रखा गया है? संगाई फेस्टिवल रखा गया है। अब ये पूरा की पूरा जो फेस्टिवल है कितने दिन चलने वाला है? तो ये फेस्टिवल आपका 10 दिन चलने वाला है। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए मोटिव क्या है? इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए मोटिव ये है कि वो क्या चाहते हैं? टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मतलब मणिपुर क्या चाहता है? अपने यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर जो है उसे बूस्ट करने की कोशिश करता है। अगर हम बात करें तो इस पूरे के पूरे फेस्टिवल को किन किन ने इनॉग्रेट किया? तो एक तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है एंड कल्चर है, उन्होंने जो है आपका किशन साहब, उन्होंने इसको क्या किया? इनॉग्रेट किया है। अब एक और खबर देखने को मिलती है कि मणिपुर के सीएम कौन है? तो वो है बीरेन सिंह, ठीक है। तो ये भी हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी खबर देखने को मिलती है जिसमें ट्रेवल एंड टूरिज्म को क्या किया गया? आपका कवर किया गया है। उसे आगे बढ़ाने के लिए मणिपुर ने एक क्या किया है? 10 दिन का संगाई फेस्टिवल क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया है। चलिए नेक्स्ट खबर को कवर करते हैं, देखते हैं। अगला जो खबर हमें देखने को मिलता है वो एक अपॉइंटमेंट से देखने को मिलता है, ठीक है। एक अपॉइंटमेंट से देखने को मिलता है। वो अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? प्रोफेसर वेणुगोपालन का हुआ है, ठीक है। प्रोफेसर वेणुगोपालन जो है उनको इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मेजरमेंट, ये कमिटी है, ठीक है। ये कमिटी एक इंटरनेशनल कमिटी है जो कि क्या करती है? कुछ वेट एंड मेजरमेंट के स्टैंडर्ड क्या करती है? फिक्स करती है। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है? लंच को मेजर करने के लिए क्या है? मीटर है, ठीक है। वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम है। तो ये जो डिसाइड कौन करता है कि 1 मीटर में कितना क्या होना चाहिए, कितना डिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका 1 मीटर में होना चाहिए, 1 किलोग्राम में कितना वजन होना चाहिए, ये सारे जो डिसीजंस हैं ये कौन लेता है? ये डिसीजंस लेता है आपका इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मेजरमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? CIPM के नाम से जानते हैं, ठीक है। कमिटी फॉर वेट एंड मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? प्रोफेसर वेणुगोपाल अचांता साहब का हुआ है। अब ये पहले क्या थे? तो बेसिकली क्या थे? CSIR जो एक इंस्टीट्यूट है, उसके नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है उसके क्या हुआ करते थे? डायरेक्टर हुआ करते थे, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और बाद में इनको क्या किया गया? आपका यहां पर अपॉइंट किया गया। ये इस मेंबर में 64 मेंबर्स हैं। इस मेंबर कमेटी में इनको शामिल किया गया और ये क्या करेंगे? जिसकी मीटिंग हर चौथे साल में कंडक्ट की जाती है फ्रांस के अंदर। तो ये एक बड़ी खबर थी जिसके अंदर पहली बार क्या किया? फर्स्ट टाइम क्या हुआ? इंडियन मेंबर को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो ये हम लोग देखते हैं। अगला जो खबर हम लोग देखते हैं, हमें देखने को मिलता है फैमिली प्लानिंग से, ठीक है। एक क्या बोल सकते हैं? अवार्ड दिया गया है, एक सम्मान दिया गया है, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिला है इंडिया को। किस टर्म में? अपनी फैमिली प्लानिंग जो मेजर्स उसने लिए हैं उसके लिए। आज अगर हम लोग देखते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? ड्रास्टिकली अगर हम लोग देखें तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने खबर कवर की थी, उसमें देखा था कि यूएन ने भी बोला है कि इंडिया 2023 तक क्या हो जाएगा? वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड देश हो जाएगा। अब यूएन की जो खबर थी इसने ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ आप पॉपुलेशन बढ़ाओगे ना साहब, तो ये पॉपुलेशन आपका पावर बनेगा, ठीक है, पर ये पॉपुलेशन क्या कर सकता है? ये बिगेस्ट कंसर्न भी रेज कर सकता है। क्यों रेज कर सकता है? कि इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और इस डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर रिसोर्स क्राइसिस या रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ा टास्क होगा हमारे लिए। तो इस टास्क को मेजर करने के लिए, हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने क्या किया था? कुछ डिकेड से क्या करना चालू किया है? आपका फैमिली प्लानिंग स्ट्रक्चर को ऑप्ट करना चालू किया है, जिसके अंदर उसने, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे यहां ऐड आते हैं, हम दो हमारे दो, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पॉलिसी कि आप 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये फैमिली प्लानिंग मेजर्स हैं। इस अपने इंडिया के फैमिली प्लानिंग मेजर्स को क्या मिला है? आपका ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिला है। और वो क्या मिला है? एक्सेल अवार्ड ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये देखने को मिला है, ये अवार्ड दिया गया। अब ये जो अवार्ड है, ठीक है, ये 2022 का किसको दिया गया है? इंडिया को दिया गया है। अगर हम लोग देखें तो ये पूरा की पूरा जो अवार्ड सेरेमनी हुआ था, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग, ठीक है। ये जो अवार्ड है एक्सेलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग, ये इंडिया को मिला 2022 का। और ये कहां पे हुआ? ये पटाया थाईलैंड के अंदर हुआ ये इवेंट, ठीक है, जिसके अंदर इंडिया को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अगली खबर को हम क्या करते हैं? देखते हैं अगली खबर हमें कहां से देखने को मिलती है। तो अगली जो चीज हमें देखने को मिलती है वो मिलता है एक एग्रीमेंट जो कि किसके बीच में साइन हुआ है? जो कि साइन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का,
ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और ये एग्रीमेंट किस चीज का है? ये एग्रीमेंट है आपका फ्री ट्रेड के बारे में, फ्री ट्रेड के बारे में। लास्ट कल के दिन हमें देखने को मिला कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट जो है उसने क्या किया है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड हो सके, मतलब इसमें ट्रेड में कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, जबरदस्ती के टैक्स ना लगाया जाए, इस चीज को कंसर्न में करते हुए इन्होंने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या हो सकता है, फ्री ट्रेड हो सकता है। अगर हम लोग देखें तो एक कॉर्पोरेशन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसने क्या किया है, ट्रेड एग्रीमेंट किया है। साथ साथ में अगर इस एग्रीमेंट को साइन अगर किया गया तो इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे फायदा यह होने वाला है कि इंडिया जो है वो 6000 ब्रॉड सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया में क्या कर सकता है, ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकता है, जिसमें इंक्लूड है टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर सेक्टर, फर्नीचर, ज्वेलरी एंड मैनी मोर। तो यहां पर एक फ्री ट्रेड राइट मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपका एक इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड होगा किनके बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जिससे क्या होगा, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक चेन बनेगा, जिससे क्या होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों ही देशों को एक रिकॉग्नाइजेशन मिलने का चांसेस देखने को मिलता है। अगली जो न्यूज है वो हम देखते हैं। अगली जो न्यूज हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था और उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का क्या हुआ है, आपका नतीजे आए हैं। अब उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम क्या है, कासिम जोमार्ट टकायेव, जिनको क्या मिला है, वापस से री अपॉइंटमेंट मिला है। ठीक है, तो ये हमें एक खबर देखने को मिली। अगर हम लोग देखें तो इनके अगेंस्ट में 5 कैंडिडेट खड़े हुए थे, टोटल 5 कैंडिडेट को डबल डिजिट में भी क्या नहीं मिला है, वोट नहीं मिला है। और इन्होंने कितना स्कोर किया है, 81.31% वोट क्या किया है, स्कोर किया है। अगर हम इनको देखें, इनकी बात करें टोकाई साहब की, तो इनको सबसे पहले ये पावर में आया था 2019 में। ठीक है, और 19 के बाद से ये अपना सेकंड टेन्योर क्या करेंगे, अभी इस बार सर्व करेंगे, जब इन्होंने क्या किया है, कजाकिस्तान का क्या किया है, आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है। अगर हम लोग देखें तो कजाकिस्तान की अगर बात करें तो कजाकिस्तान क्या है, एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, जो पहले किसका मेंबर थी, यूएसएसआर, मतलब जो पुराना सोवियत यूनियन था, ठीक है, सोवियत संघ था, उसका क्या था, मेंबर हुआ करती थी। इसकी कैपिटल क्या है, अस्ताना है। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या है, कजाकिस्तानी टैंग। ठीक है, और यहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, अली खान सामिलोव। ठीक है, क्या नाम है, अली खान सामिलोव। ठीक है, तो यह हमें एक इंटरनेशनल न्यूज देखने को मिली। फिर हम देखते हैं कि अगला हमें क्या देखने को मिलता है। अगली जो खबर हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपका साउथ आर्मी के फील्ड से। हमें देखने को मिलता है कि हमारे इंडियन आर्मी का साउथ वेस्टर्न जो कमांड है, उसने क्या किया है, एक पावर एक्सरसाइज की है, एक युद्ध अभ्यास तो नहीं बोल सकते, फायर पावर एक्सरसाइज किया है। इस पावर एक्सरसाइज को उन्होंने नाम क्या दिया, इस फायर पावर एक्सरसाइज को उन्होंने नाम दिया शत्रुनाश, जो कि इन्होंने कहां कंडक्ट किया है, राजस्थान के थार डेजर्ट में कंडक्ट किया है 21 नवंबर के दिन। अब इससे क्या हुआ, इस अभ्यास से हमें पता लगा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पावर है, हम किस तरह से लैंड टू लैंड अटैक कर सकते हैं, किस तरह से हम लैंड टू एरियल अटैक कर सकते हैं। हमारे पास जो मिसाइल से, हमारे पास जो वेपन्स है, उसका कैलिबर हमें पता लगा, और इंटरनेशनल सिनेरियो में भी बात पता लगी कि नहीं, इंडिया एक अच्छी पावर है, इंडिया की आर्मी के पास अच्छे वेपन्स है। तो इस चीज के लिए हम लोगों ने एक युद्ध अभ्यास किया, जिसका नाम क्या है, शत्रुनाश, जो कि थार डेजर्ट में हमें देखने को मिलता है। इसमें ग्राउंड और एरियल दोनों इक्विपमेंट को क्या किया गया है, फायर किया गया है। ठीक है, तो अगली खबर देखते हैं। अगली जो न्यूज हमें देखने को मिलती है, जो कि हमारी आखिरी न्यूज होगी, वो हमें देखने को मिलती है एक रिटायरमेंट से। एक रेसर हुए हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, एक रेसर हुए हैं जिनका नाम क्या है, सेबेस्टियन वेटल। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इन्होंने आखिरी अपने करियर की आखिरी जो रेस है वो अबुधाबी ग्रांड प्रिक्स के अंदर क्या की है, कंपीट किया है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, 10th पोजीशन को क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। ये बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इन्होंने 4 फार्मूला 1 जो रेस है उनको जीता है वर्ल्ड के अंदर 2010 से 2013 के बीच में। जब ये इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया तो इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इनके फेलो कॉम्पिटिटर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर हमें देखने को मिली, जिसके अंदर एक रिटायरमेंट है किसका, सेबेस्टियन वेटल साहब का, जो कि एक फार्मूला रेसिंग से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, जो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं 4 बार के, किसमें, फार्मूला 1 रेसिंग में 2010 से लेकर 2013 तक। चलिए, तो ये बात होती है कल के कुछ बड़ी खबरों के बारे में। कल फिर मिलते हैं इसी समय
अपने ही चैनल के ऊपर कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करते हुए। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।